फ्रेंड्स, मैं कमल पिहाल आपका स्वागत करता हूं पिहाल क्लासेस में। आज हम CHSL में पूछे गए मैथ्स के एक सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस है और ये सेट जुलाई 1 की पहली शिफ्ट में आया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते आज हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि ये है। इफ़ अरुण सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, देन हाउ मच परसेंटेज डिड ही लॉस। तो जिसको हिंदी में समझ आता है वो नीचे क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वो कहता है अरुण की सैलरी पहले 50% कम करी गई और फिर 50% बढ़ा दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसको कुछ नहीं आता वो परसेंटेज में कि 100 मान ले। जैसे कि हम मान लेते हैं अरुण की सैलरी 100 थी, 50% घटा दी गई, यानी कि 100 का 50% होता है 50, घटा दी गई तो यानी कि 50 हो गई। फिर वो बोलता है कि 50% फिर बढ़ा दी गई, यानी कि उसकी सैलरी 100 थी और फिर 150 हो गई, क्योंकि 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आएगा 10,000 और ये आपका आएगा 7500। अगर आप इन दोनों का गैप देखें, या पहले आप 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 2 0 को, यानी 100 और ये 75। आप इनको 25 से फिर काट दीजिए, ये बचा 4 और ये 3, यानी पहले की उसकी सैलरी 4 थी अब 3 हो गई। तो कितना कम हो गई? 1 कम हो गई। किससे कम हो गई? 4 से कम हो गई। तो परसेंट के लिए इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। तो इसको इससे काटेंगे 25 पर, तो ये कितना परसेंट कम हो गई? 25%। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अब ज़रा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, उस पर अभी हम बात करते हैं। जैसे कि ना कुछ वैल्यूज़ होती है परसेंटेज की, जैसे कि 50% की ना फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है 1/2। ऐसे 25% की वैल्यू होती है 1/4 और 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये वैल्यू ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इन वैल्यू का चार्ट तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको इसमें PDF में लगा दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। ऐसे ही हमें 1 से लेके 16 मैक्सिमम 16 तक वैल्यू याद करनी पड़ती है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमें पता है कि 50% की वैल्यू 1/2 है, यानी कि जो वैल्यू 2 थी, अगर 50% कम हो रहा होगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और उसकी वैल्यू 2 थी और 50% बढ़ाएंगे तो 1 होती है, तो यानी बढ़ के 3 हो जाएगा, यानी 2 और ये 3। अब आप इनको सॉल्व कीजिए। 4 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है 3। देखा, हम इतने से स्टेप में यहाँ पहुँच गए, और जब हमें नहीं पता था तो हम ये सब कर रहे थे, काट रहे थे। तो इससे एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो आप 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से अपना आंसर निकालेंगे। कितना कम है जी? 1 कम है। कितने से कम है? 4 से कम है। कितना परसेंट कम है? इंटू 100 कटेगा 25%, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि वो कहना चाहता है इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। आपने बोर्ड मास का रूल तो पढ़ा ही होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। बोर्ड मास, बोर्ड BODMAS, बोर्ड मास, इसके सीक्वेंस के हिसाब से ही हमें सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे कि B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास रूल होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ये ट्रिक होती है बोर्ड मास, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आप बस इसे मन में 2-3 बार बोलिए और ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 3 + 28 डिवाइड है तो पहले डिवाइड में लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस है, फिर 4 - 3 × 4। तो चलिए हम अपने बोर्ड मास पे बढ़ते हैं। ब्रैकेट नहीं है तो इसको काट दीजिए। अगला क्या है? ऑफ। हमारे पास ऑफ भी नहीं है। वैसे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, पर जो ऑफ वाली मल्टीप्लिकेशन होती है डिवीजन से पहले होती है, और जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिवीजन के बाद होती है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, और प्लस और माइनस तो सबसे एंड में ही आते हैं। तो चलिए कट करते हैं हम इन्हें।
ये जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 7, 4 ज़ा 28, यानी कि 4 इंटू 3 12, 3 प्लस 12 प्लस 4, और माइनस का साइन है यहाँ पर, और ये 4 है, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12, माइनस के 12 से प्लस का 12 गया, और ये बचा 7। ये 7 आपका आंसर है। और इससे आसान क्वेश्चन बनाना इसका पॉसिबल ही नहीं है। आप हमेशा बोर्ड मार्क्स लगाइए, आप अपने आंसर तक हमेशा पहुँचेंगे। तो 7 पे आंसर लगा के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अ मोटरसाइकिल कवर्ड द फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल फॉर कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी, एग्जाम्पल 90 किलोमीटर, वॉज 45 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द होल जर्नी। द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। जैसे कि हम सबको पता होगा, हमने 9th और 10th में पढ़ा भी होगा, जो स्पीड जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इंटू स्पीड, और जो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि हमें ये वाले फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा। पर जहाँ पर भी एवरेज आ जाए या वेटेड आ जाए, उसमें हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर केस है सिर्फ टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर का, ठीक है। तो उसको एवरेज से कंपेयर मत करना, ये बस ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही होगा जो मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जब एवरेज स्पीड निकालनी होती है ना, जब 2 जर्नी होती है हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए देखते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहले 60 किलोमीटर यानी कि ये हमारे पास डिस्टेंस है, और फिर क्या दिया हुआ है, अगले 90 किलोमीटर यानी ये भी डिस्टेंस है। तो 60 प्लस 90 यानी 150, ये तो आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। अब वो कहता है कि टोटल टाइम भी तो चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर टाइम तो दिया नहीं हुआ। पर आप देखिए, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस और स्पीड देता है तो टाइम मिल जाता है। यानी कि अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कीजिए टाइम निकालने के लिए। 60/40 काटिए 3 और 2 यानी कि 1.5 आवर, ये आपका एक टाइम आ गया। अब दूसरे टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 90/45 यानी कि 2 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 आवर प्लस 2 आवर, ये आपका हो गया 3.5 आवर्स। अब देखिए हमें सब मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल चुका है, टोटल टाइम भी मिल चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। लिखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस जीरो को हटाकर हम यहाँ पर एक और जीरो लगा सकते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 300/7। अब 300/7 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ऑप्शन के पास लेके जाएंगे, ना कि ऑप्शन को इसके पास लेकर आएंगे। तो उसको कट कीजिए, 4 पे जाएगा 28 बचा 2 यानी 20 बचा, और 7 यानी 2 14 6/7 42 6/7 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड है। और ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं होता। हाँ होता है, पर उसके लिए केस बदल जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता 60 किलोमीटर के उन्होंने सेम, यानी कि अगर जिसमें जैसे कि मैं बोलता हूँ 60 किलोमीटर पहले चला, 60 किलोमीटर बाद में चला, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि डिस्टेंस तो सेम है। और जब दो डिस्टेंस सेम, मतलब दो सेम डिस्टेंस जब चले जाते हैं अलग अलग स्पीड में, तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग हो जाता है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2xy/x+y, ये x और y आपकी स्पीड है, जो भी आपको दोनों सेम डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड आपने यूज़ की होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप सीधा दोनों स्पीड की वैल्यू एक्स वाई की जगह पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। और ये भी मैं बोलूँगा इसे एक ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मतलब CHSL के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कहता है अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउ टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो ये कहता है कि एक दुकानदार ने ना अपनी जो मार्क प्राइस थी उसको बढ़ाकर 40% बढ़ा दिया उसको, ठीक है। तो जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात करी थी
कि जब परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप सिंपली 100 मानिए। इससे आसान तरीका अप्रोच करने का कोई नहीं होता परसेंटेज के क्वेश्चन को। आप सीधा 100 मानिए। एग्जाम में भी आप जाएंगे तो 100 मान लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को करने में, पर कोई बात नहीं, आप 100 मानिए। मान लीजिए उसका पहले का जो मार्क प्राइस था वो 100 था, ठीक है जी, हमें पता ही है मार्क प्राइस 100 है उसका। वो कहता है 40% बढ़ा दिया, तो 100 का 40% कितना होता है 40, यानी कि 40 बढ़ा दिया, यानी कि उसका न्यू जो MP होगा वो 140 हो जाएगा। ठीक है जी, हमें पता लग गया 140 हो गया। तो वो कह रहा है कि अब उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि जो उसका सेलिंग प्राइस हो ना वो उसके पुराने MP के इक्वल हो, यानी कि पुराना MP कितना था 100 और वो सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा, यानी कि SP हो जाएगा 100। तो बताइए मुझे, जब 140 की चीज़ 100 रुपये में बेची तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया? आपने 40 का डिस्काउंट दिया। कितने पर दिया? 140 पर दिया। अब कितना परसेंट दिया इसको निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काटिए, 0 से 0 2/7, यानी कि 200/7। देखिए फिर ऑप्शन में नहीं है ये, हमें इसको ऑप्शन के पास लेके जाना है दोबारा। तो इसको करते हैं दोबारा। ये जाएगा आपका 2 पर, बचा 660 और 8 ज़ा 56, बचा 4/7%। ये आपका आंसर आ गया और ये रहा आपका आंसर डी ऑप्शन। इसको लगाकर आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। A largest possible sphere is carved from a cube of side 14 centimeter. What is its volume in centimeter cube? तो कहता है हमारे पास ना एक स्फेयर है, नहीं वो कहता है कि हमारे पास ना एक क्यूब है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। जैसे कि किसी को ना पता हो तो बता दूँ, क्यूब एक 3D इमेज होती है। जैसे कि जो बच्चे सॉल्व करते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चे जो कलर वाला क्यूब सॉल्व करते हैं वो भी 3D इमेज होती है। तो जैसे कि मान लीजिए एक क्यूब है और क्यूब की ना सारी साइड सेम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यूबॉइड की अलग होती है पर क्यूब की सेम होती है। तो देख रहे हो ये हमारा क्यूब है जैसे कि मान लेते हैं, और इसकी साइड 14 है। वो कहता है इस क्यूब में से सबसे बड़ा स्फेयर, यानी कि ऐसा स्फेयर जो इसको पूरी तरीके से ऐसे कवर कर ले हर जगह से। वैसे स्फेयर भी एक 3D शेप होती है, पर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा नहीं पाऊँगा, तो आप बस एक इमेजिनरी समझ जाइए। मान लीजिए हमारा स्फेयर है और ये हर साइड को टच करता है इस क्या कहते हैं क्यूब के, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो, इसको अलग से बना के दिखाता हूँ मैं आपको, चलो छोड़ो, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इस साइड से और इस साइड तक, या इस दीवार से इस दीवार तक अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं स्फेयर का ना डायमीटर बन चुका है। या फिर आप इस साइड से इस साइड तक खींच लीजिए तो आप देख रहे होंगे ये भी डायमीटर बन चुका है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? हमें इससे ये समझ आ रहा है कि जो साइड दे रखी है ना, यही इस लार्जेस्ट स्फेयर के ना डायमीटर के इक्वल होगी। तो यानी कि साइड का हाफ कर देंगे तो क्या होगा 7, यानी कि जो उसकी रेडियस होगी ना स्फेयर की वो 7 होगी। तो अब उसने उसका वॉल्यूम पूछा है तो आपको पता ही होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका स्फेयर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका आएगा 4/3। पाई की वैल्यू आप सबको पता ही होगी, एक तो होती है 1.73। अगर ये नहीं दे रखी होती है आपको ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 मान के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यानी 22/7। और आर की वैल्यू हमें निकाली लिए अपने यहाँ से 7, तो 7 का क्यूब। तो चलिए इसे काटते हैं, 7 से 7 गया, 4 × 22 88 और 7 7 49/3। तो कल मैंने आपको बताया था जब आपको डबल डिजिट में ये अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करना हो तो आप कैसे कीजिएगा 88 × 49, इसको स्प्लिट कर लीजिए 80 + 8 में और ये 49। अब इसको कीजिए, पहले आप इसको 80 से कीजिए, 4 × 8 = 32 और 8 × 9 = 72, 32 और 72 392 और एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए। अब 8 से कीजिए, 32 और 93 392,
392 लिखिए। अब इसके 9 11 ये आपका गया 13 और ये 4, यानी कि 4312/3। अब आप देख रहे होंगे ये भी ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, हम इसको ऑप्शन के पास लेकर जाएंगे। काटना स्टार्ट कीजिए इसे। ये आपका जाएगा 1, 3 3 1 3 3 गया, यहाँ बचा 4 12, यहाँ से भी गया, बचा 11, 3 से काटिए और फिर 7 से काटिए, बचा 1/3। आंसर यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 1437 होल 1/3, ये इसका आंसर है। और इससे ईजीएस्ट कोई अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये जो हमने फिगर का सहारा लिया ना, वो इसलिए लिया कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए कि वो इमेज बन कैसे रही है, इसलिए। वरना अगर हमें पता होता ये चीज़, अगर आपको पहले से पता होती कि वो सारी साइड्स को टच करेगा, आप सीधा 14/2 करते, 7 निकालते और फॉर्मूला इनपुट करते और अपना आंसर निकाल लेते। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है A and B can do work in 10 days and 40 days respectively. How long will it take together to complete the work? वो क्या कहता है? वो कहता है A जो है ना वो किसी काम को 10 दिन में करता है और B जो है ना उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, अब ये डेज दे रखे। अब हमें पहले इनकी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? पहले ना हम इनका एलसीएम लेते हैं। 10 और 40 का एलसीएम होता है 40। ठीक है, अब 40 को ना इसके डेज से डिवाइड कीजिए। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है डेज बाय, मतलब एलसीएम बाय डेज। ये फॉर्मूला मैंने ही बनाया है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपका इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके एलसीएम को डिवाइड कीजिए इसके डेज से, तो ये आपका आएगा 4 और इसका कीजिए ये आएगा 1, यानी कि एक दिन में ना A 4 काम करता है, ये इसकी एफिशिएंसी है, और B 1 काम करता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। वो कह रहा है दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं। आपको पता होगा अगर आप एक काम किसी एक आदमी को देते हैं तो वो काम लेट करेगा, 2 को देते तो जल्दी करेगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी जो होती है प्लस हो जाती है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी इन दोनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। 40 काम करवाना है 5 लोगों से, तो कितने दिन में कर देंगे? 8 डेज में। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो अपना 8 डेज पे आंसर लगाकर बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। अ कंपनी हैज़ 5 plants फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स। ईच प्लांट मैन्युफैक्चर लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी। What is the ratio of the production of local quality and export quality units of the highest manufacturing plant? अब ये कहता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना प्लांट, ABCD हमें 5 दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है उसके हाई और लोकल, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में, लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसका वो निकालना है हमें रेशो। तो इस बात का ना हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना किसका रेशो पहले आएगा, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन सही भी करते हैं और इस चीज़ की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं ए कितना करता है। ए करता है ये आपका 560, क्योंकि 420 + 140। बी आपका करता है 500। सी आपका करता है 480। डी आपका करता है 520 और ई आपका करता है 550। यानी इससे हमें क्या पता लगा, सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर करता है वो करता है ए। तो यानी कि इसी के लोकल और एक्सपोर्ट क्वालिटी दोनों का रेशो चाहिए। तो लोकल क्वालिटी का क्या है, लोकल है 420 और एक्सपोर्ट क्वालिटी 140। अब इसका रेशो लीजिए, काटिए। अभी देखिए 7 पे जा रहा है, 7 6 = 42, 7 2 = 14, या 2 पे काटिए 3 रेशो 1, और ये आपका आंसर है। ऑप्शन सी पर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। ऑप्शन बी, इक्वल chords आर equidistant फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑप्शन सी, इफ 2 circles touch each other the point of contact lies on the line joining the 2 centers. Option D, angle subtended by the arc in the same segment of the circle are in the ratio 2:1। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या कहना चाहता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180।
अब आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जब सर्कल के अंदर कोई आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता हो या नहीं पता हो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके सब एंगल्स का सम होता है ना वो 360 होता है, और अपोजिट वालों का 180 होता है, और इन अपोजिट वालों का 180 होता है। यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का 180 होगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा, चारों का मिला के 360 होगा। पर ये क्या कह रहा है 180, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो ये कहना चाहता है कि सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। मान लीजिए अगर ये आपका सेंटर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। वो कहता है कि हमेशा ना वो इक्वल नहीं होता। एक बात बताइए, अगर अब ये एक्स की दूरी पर है और ये भी एक्स की दूरी पर है तो ये एंगल तो सेम होगा, क्योंकि ये तो सेम है ही चारों, ये तो रेडियस है और रेडियस तो हमेशा सर्कल की सेम ही रहती है। तो यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी तो होगा, और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो ये तो बात गलत हो गई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब वो कहता है इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। पहले हमें इसमें दो सर्कल चाहिए, बना लेते हैं एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को। वो कहता है कि जब हम इफ टू सर्कल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। इसका सेंटर मान लीजिए ओ, इसका सेंटर मान लीजिए ओ डैश। तो देखिए क्या इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दोनों के सेंटर पर लाई नहीं कर रहा है? ये तो कर रहा है, और यही बात ये कह रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाइए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Radhika requested the cashier of bank to get her coins in lieu of her check worth rupees 1845. Cashier gave her a packet containing 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees in the ratio of 5:3:7. What is the total worth of the smallest coin received by her? तो ये क्या कहना चाहते देखते हैं। ये बोल रहा है कि राधिका ने ना कैशियर को रिक्वेस्ट करा कि भाई मुझे 184 रुपीज़ दे दीजिए, और उसके अंदर कैशियर ने उसे क्या करा 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के ना सिक्के दे दिए। और किस रेशो में दे दिए? 3:5:7। तो अभी कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। जब आपको कोई चीज़ रेशो में दे रखी हो ना, तो आप उसको ना अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास वो रियल है, मतलब है तो रेशो पर अज्यूम कर लीजिए रियल है। अज्यूम कर लिया हमने, और रियल वैल्यू तो हमारे पास रहेगी। अब मानो अगर मैं आपको 5 रुपये के सिक्के देता हूँ 3, तो कितने पैसे देता हूँ? 15 रुपये। 10 रुपये के सिक्के देता हूँ 5, तो कितने पैसे देता हूँ? 50 रुपये। और 20 रुपये के सिक्के देता हूँ 7, तो कितने पैसे देता हूँ? 140 रुपये। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको कितने पैसे दे दिए? मैंने आपको दिए ये 65 और 140 205, यानी कि मैंने आपको 205 दिए, पर मैंने आपको दिए कितने? 1845। देख रहे हो, ये रेशो और ये रियल कंपेयर कर रहे हैं ना। तो यानी कि अगर 205 की वैल्यू 1845 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1845/205। आप इसको कट कीजिए, 5 से 3 पर जाएगा, और ये 6 पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा, ये 4 और 1 पर जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा 9 से जा रहा है, 4 9 36 और 9 9, यानी कि 9, एक की वैल्यू 9 आ गई। अब वो बोल क्या रहा है? वट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन। स्मॉलेस्ट कॉइन क्या था? 5, उसकी वैल्यू कितनी थी? 10, और आई हमारे पास कितनी है? 5 15, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई। हमारे पास जो सिक्के थे 5 रुपये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, थे कितने? 3। हमने कितना माना? 15 रुपये माना। 15 रुपये की वैल्यू निकाल लिया, और हमारे पास है कितने की? 1 की 9, और 15 की चाहिए, तो कितना हो गया ये आपका? 135। ये आपका आंसर है, और इसी को बोलते हैं मेंटोस ज़िंदगी। आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ना आप रेशो को ना आप रियल मान लीजिए, और फिर बाद में जाके उसका रियल से कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे हमने निकाला है 205 की वैल्यू 1845 है,
तो ऐसे लिखते हैं हम 205 की वैल्यू 1845। अब इसको एक की वैल्यू चाहिए तो 1845 205, और कितने की वैल्यू चाहिए थी, मैं सबसे उसने बोला था ना कि टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन की वैल्यू कितनी थी 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही आपका आंसर होता है, जो कि आएगा 135 रुपीज़। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी एक चार्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट enrolled in different activities in a school which are displayed in the left side of pie chart. The following total number of student is 5000, यानी कि टोटल जो बच्चे हैं वो 5000 हैं। In the right side pie chart the total number of girls is 1550 गर्ल्स हैं और ये टोटल स्टूडेंट है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, आप इसको माइनस कीजिए, ये आपका जाएगा 3450। एंड देयर परसेंटेज ब्रेकअप एनरोल्ड इन दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, वो बोलता है द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द क्राफ्ट फॉर्म, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब ये देखिए, जो लड़कियां थी जो क्राफ्ट में इन्वॉल्व थी वो कितनी थी, यानी कि टोटल गर्ल्स की वैल्यू थी 1550 और इसका 22% निकालेंगे तो निकालिए 20। जब परसेंटेज को हटाते हैं ना हम कभी भी, तो परसेंटेज की साइन की जगह 1/100 लगा देते, तो 22 का हो जाएगा 22/100, काटिए इन्हें, ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 3 और 1 पर, काटिए 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, जैसे 31 है और इंटू 11 है, तो पहले आप इसको लिखिए 1, फिर इन दोनों को प्लस कीजिए, लिखिए 4 और फिर इसको लिख दीजिए, यानी कि 341, यानी 341 गर्ल्स ऐसी हैं जो क्राफ्ट में इन्वॉल्व है। और उसने पूछा है कितने टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, यानी टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 5000, तो लिखिए 341/5000 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड, 2 से 2 0 कटे। अब यहाँ पर आप इसे काटिए, ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 6 पर, 6.82582, बस यही आपका आंसर है। ए ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर डिवीजन आप बोलते हो कि करके दिखानी है तो मैं एक बार कर देता हूँ। 341/50, 6 पर काटिए, 600 जाएगा, ठीक है, 41 बचेगा, 50 से छोटा है तो पॉइंट लगा दीजिए 0, 410 हो जाएगा। और आप 8 से करेंगे तो 400 बचेगा, 8 से करिए, ये बचा 10, अब एक और 0 लगा दीजिए हमने जो पॉइंट से लिया था, और 2, 6.82% आपका आंसर। ए पर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many years will be the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate of 2/6/7% per annum? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देख लेते हैं। ये कहता है कि उतना टाइम बताइए जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, अब आपको एसआई का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि PRT क्या है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब होता है टाइम। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है। आप सिंपली 1/1 मान लीजिए, सबसे आसान है। अगर आप 1 रुपया देते हैं और 1 ही लेते हैं, कितने परसेंट पर, 2/6/7% पर। टाइम तो हमें निकालना ही है, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आइए। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 7 40 + 6 यानी कि 20/7 इंटू टाइम हमें निकालना है /100। अब एक काम कीजिए, इस 7 को नीचे ले आइए, ये आपका आएगा 1 × 20, या सिंपली लिखे 20 × T/700। अब यहाँ पर 700 इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 700/20 और ये T की वैल्यू काटिए। अब इसे, ये कटा और ये गया 2 से 35 पर, यानी 35 ईयर्स में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इक्वल हो जाएंगे 2/6/7% एनम की रेट पर। तो चलिए 35 आंसर आ गया, 35 लगाकर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। Given that the perimeter of two similar triangles, triangle ABC and triangle DEF, are 24 and 9 centimeter respectively, and DE equals to 3 centimeter, what is the ratio between the area of ABC and DEF? तो इसके लिए पहले आपको थ्योरम सीखनी पड़ेगी। मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो, मान लीजिए इन्हीं ट्रायंगल्स को मान लीजिए ABC, ट्रायंगल DEF, तो उसके पेरीमीटर का जो रेशो है, पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ DEF, वो जो इक्वल होता है ना, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। यानी कि इसी की मान लीजिए AB हो मान लीजिए और DE मान लीजिए, और इन्हीं की साइड का स्क्वायर जो होता है ना, वो इनके एरिया के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF। तो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, जब आप जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है लिखने की, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगा और बड़े ही क्रूशल टाइम पे ये सब चीज़ें काम आती हैं। अगर इन्हें याद रख लिया जाए तो सही रहता है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है कि ABC और DEF सिमिलर है, उनके पेरीमीटर का रेशो में दे रखा है। तो क्या ना, ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर का रेशो क्या दे रखा है उसने, 24 और DEF का 9। देख रहे हैं हम इसी में आगे चुके हैं। अब वो कह रहे हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है, यानी कि DE का वैल्यू क्या दे रखी है, 3। इसको कंफ्यूज मत करना, ये स्क्वायर एरिया के लिए होता है, पर पेरीमीटर का और जो कि है आपका साइड का रेशो, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो लिखिए इसको ऐसे, DE 3 है और ये x हमें निकालना है AB, जो कि हमें AB निकालना ही है। करस्पॉन्डिंग साइड है AB और DE हमने लिए क्योंकि DE की वैल्यू दी हुई थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 से काटिए और ये 3 से कटेगा 8 पर, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। x की नहीं, AB की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ ABC एंड दैट ऑफ DEF। तो एरिया का क्या था, पहले आप इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखिए, AB बाई DE, 8/3। ठीक है, अब इस मैंने क्या बताया था, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो इसके एरिया के रेशो के इक्वल आ जाता है। स्क्वायर कीजिए इसका, ये आपका आएगा 64/9। आप स्क्वायर से भी लिखते हैं 64/9, और यही है आपका आंसर। ये टाइम ऐसे क्वेश्चन में इसलिए लगता है क्योंकि आपको समझाना पड़ता है कि जिसको मान लो फॉर्मूला ना आता हो तो वो सीखे कि इस पेरीमीटर का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशो उसके एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 64/9। ए ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कहता है अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस and 20% of his salary on rent, and out of remaining salary he donates 80% to trust. If he is left with 20,000, what was is his salary? यानी कि वो कहना चाहता है कि अगर एक आदमी है, मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज आते ही आप उसको मान लीजिए 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, ऐसा नंबर मान लीजिए जिसके एंड में 0 आते हो, सबसे आसान होता है। और 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाता है, 100 का परसेंट 40 या 1000 का 40% 400 ऐसे करके। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1000 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 ज़्यादा चाहिए। तो मान लेता हूँ उस आदमी की जो सैलरी थी ना वो 1000 थी, और वो क्या कहता है 60% उसका ना सैलरी जो है हाउस होल्ड एक्सपेंस में चला जाता है। 1000 का 60% कितना होता है, 600। सिंपली निकाल लेंगे आप, आपको बताया था मैंने कि 100 और 1000 का परसेंटेज निकालना शायद सभी को आता होगा। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गया। अब बचा कितना, 400। वो कहता है कि 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, मतलब बचा 400। ठीक है, अब वो इसी का 20% फिर 200 वो खर्च कर देता है रेंट पर। अब बची कितनी, 600 जा चुकी है, 200 जा चुकी है, बची हमारे पास 200। अब वो कहता है जितनी बची हुई सैलरी है ना उसका 80% वो ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। तो यानी 200 का 80% क्या होगा, निकाल लीजिए 80%, लो हम निकाल लेते हैं, यानी कि 160 वो ट्रस्ट को डोनेट कर देता है।
तो बचा कितना, 200 में से 160 गया तो बचा हमारे पास 40। अब देखिए कितना बचा, 40 बचा हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने 1000 माना था, पर उनके हिसाब से कितना बचा, उनके हिसाब से बचा 20,000, यानी कि 40 की वैल्यू 20,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 बाई 40। आप इसको कट कीजिए 4,000 बाई 8 और ये 1000 बाई 2 और ये आपका आ गया 500। और आप इसको, अब हमें वैल्यू चाहिए, उसकी सैलरी बतानी है, सैलरी कितनी थी 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास आ गया 5 लाख, यानी कि उसकी मंथली सैलरी जो है ना वो 5 लाख है। लगाकर बी ऑप्शन, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमेशा आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू दे रखे हो ना, हमेशा उसी को मान के मत कीजिए, आप अपनी वैल्यू मानिए और फिर उसको उससे कंपेयर कीजिए। जैसे ये हमारी, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ इमेजिनरी वैल्यू थी, पर ये हमारी रियल वैल्यू थी। हमारी इमेजिनरी वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर 40 आ रहा था, पर वो रियल में कितना आ रहा था, 20,000। तो हमने इसको कंपेयर करा, भाई हमारे पास 40 है, तेरे पास 20,000 है, तो तू हमसे कितना गुना है। तो उसने बोला कि भाई मैं तुमसे 500 गुना हूँ, 500 गुना हूँ। तो 500 गुना है तो भाई हमारे उसकी सैलरी भी 500 गुना हो जाएगी, बस 5 लाख आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाय 40% एंड uses faulty machine which measured 15% less. If the shopkeeper gives a discount of 32%, the profit and loss percentages. आप समझते हैं क्या कहना चाहता है कि एक जो दुकानदार है ना, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंपली 100 मानिए। परसेंटेज के क्वेश्चन में जैसे कि 100 मान के करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी, 40% बढ़ा देता है तो 140 कर देता है। चलिए छोड़िए, अब हम इस 100 का भी हटा देते हैं यहाँ से। हम देखते हैं 40% की ना फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। 40% की फ्रैक्शनल होती है 40 बाई 100, ये काटा 2 एंड 5। इससे पता आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इससे मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जो 5 है ना, अगर कोई चीज़ 5 है और मैं उसको 40% बढ़ाता हूँ, मतलब उसका 40% निकालता हूँ तो 2 बनता है, और वो बढ़ा भी देता हूँ तो यानी कि 5 + 2 कितना होता है, 7 हो जाता है। यानी कि जो चीज़ वो 5 में बेच रहा था ना, अब वो 7 में बेच रहा है। पर वो 7 में नहीं बेच रहा, वो क्या करता है कि अपने जो तराजू है ना उसमें 15% की कमी कर देता है। यानी कि अगर वो आपको दिखाएगा कि भाई मैं तो तुझे 100 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, पर वो आपको पता है कि असलियत में कितने का बेच रहा होगा, 85 का, क्योंकि 100 का जो वैल्यू होती है वो 85 होती है। मतलब 100 के जो 15% होता है वो 15, 100 का 15% 15, 100 माइनस 15 85। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई वो 15% जो है वो कम यूज़ करता है। तो यानी कि जो चीज़ 85 होनी चाहिए थी ना, मतलब जो चीज़ 100 होनी चाहिए थी ना, वो हमें 85 दे रहा है, बस पैसे 100 के ले रहा है पर दे 85 रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। वो कहता है कि उसको 32% का ना उसने डिस्काउंट भी दे दिया इसी के साथ। 32% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितनी होती है 8 बाई 25, यानी कि 25 की जो चीज़ थी ना उसने 17 में बेची। यानी कि भाई जो वो मुझे को बोलता है कि देख भाई, ये मुझे नहीं बताएगा वो, पर वो ऐसे करता है कि भाई देख भाई, मैंने ना अपनी वैल्यू तो 40% बढ़ा दी थी और मैंने 15% का घपला भी करा, पर तू मुझसे ना 32% डिस्काउंट ले ले इस चीज़ पर। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस 5 से ना इस 100 को काटिए, 20 पर जाएगा, 20 को काटिए 4 और 5 पर जाएगा, ठीक है। और 7 पे काटिए और ये आपका जाएगा, नहीं 7 नहीं कटेगा। चलिए आप इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जाएगा 425 और ये आपका आ जाएगा 119 इंटू 4, ये आपका आएगा 472, ठीक है। अब देखिए 425 वाली चीज़ 472 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो अपना, वो कर रहा है 40, आपका कर रहा है वो 47 का प्रॉफिट कर रहा है। पर कितने पर कर रहा है जी, 25 की चीज़ पर कर रहा है। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको काटिए, 20 पे जाएगा, 8 और 5 पर जाएगा 1, और ये आपका जाएगा 1 और 7 पर, ये जाएगा 4 पर। शायद मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये असलियत में कहना क्या चाहता है।
ये कह रहा था 32% का डिस्काउंट दिया इसने हमें, तो कोई नहीं, इसको एक बार इसकी कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं, इसको हटा देते हैं, दोबारा देखते हैं। 100 वाली चीज़ 140 में बेची, 15% का इसने हमें बेवकूफ़ बनाया नकली मशीन के साथ, और 32% का इसने डिस्काउंट दिया। 100 से 100 गया, इसको काटिए जाएगा 7 और ये 5 पर जाएगा, 7 और 5 पर गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 425 और 6 के करते हैं इसे 476। ठीक है, अब करते हैं। अब 476 में बेचा 51, आई गेस 51 ही होना चाहिए, हाँ 51। देखिए 425 की चीज़ को 475 पर, 51 का प्रॉफिट कितने पर, 425 पर, कितना परसेंट से मल्टीप्लाई, ये गया 20 और ये गया 85। और देखिए ये गया 4, ये गया 17 3 ज़ा होता है 51, 3 यानी कि 3 × 4 = 12% उसका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमें कैसे पता लगा, देखिए CP था और ये सेलिंग प्राइस था, ज़्यादा है ना तो प्रॉफिट होता है, अगर ये इससे कम होता तो लॉस होता। तो 12% आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपको क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया। इफ़ क्वेश्चन ऑफ लाइन P इज इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन P इज x + 5, इक्वेशन ये दी हुई है हमें, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन Q इज x - 3, x - y = 3। अब वो पूछ रहा है इन दोनों के कॉमन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चलो करते हैं इक्वेशन दोनों को सॉल्व। y से y गया 2x/8 बचा, x = आ गया 4। ठीक है, अब 4 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 4 + y/5, तो y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x आ गया 4, y आ गया 1। आपका C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पर इससे भी अगर आपको इजी करना है ना, अगर आपको सॉल्व ही नहीं करना है तो आप सीधा जाइए 2 और 1 यहाँ पुट किए, 2 और 1 क्या आया, 3 आया, पर यहाँ तो 5 दिया हुआ है तो हटाइए, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 3 पुट कीजिए, 2 और 3 जस्टिफाई कर रहा है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट में चेक करते हैं 2 - 3 - 1, नहीं यहाँ तो 3 आना चाहिए और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए 1 + 4 जस्टिफाई कर रहा है, पर यहाँ डालिए 1 - 4, ये तो -3 आ रहा है, यानी कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चा ऑप्शन C। बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी आपका ग्राफ क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शोज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस आफ्टर ग्रेजुएशन, विच 2 combined हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज द अदर। अब आप देखिए पूछ रहा है कि किन्हीं दो को मिलाकर ऐसा नंबर है जो अदर्स से इक्वल हो, यानी कि अदर्स जो स्टूडेंट है ना उनके वैल्यू से इक्वल हो। तो अदर्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, हमें दी गई है 48%। ये देखिए हाईलाइट कर देता हूँ मैं, 48% दी गई है ना। तो हमें इन सब में ऐसी दो वैल्यू चुननी है जो 48% आए। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, PG + MPhil, PG + MPhil 39 + 4 43 नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर + PhD, एंटरप्रेन्योर + PhD मतलब ही नहीं बनता, 23 आ रहा है। एंटरप्रेन्योर + PG, एंटरप्रेन्योर + PG 39 + 4 नहीं 53 आ रहा है, ये दोनों भी नहीं होगा। PG + PhD 39 + 9 48 करेक्ट आंसर। इन दोनों को ऐड कीजिए और 48 निकालिए, यानी ऑप्शन D। ये भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। What will be the least value of x so that the 5-digit number 627x5 becomes divisible by 9। तो ये कहता है कि एक नंबर है 627x5 और ये डिवाइड होता है 9 से। तो बताइए x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे कम वैल्यू जो हम यहाँ पुट करें और ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए मैं आपको 2-3 डिविजिबल रूल बताता हूँ। किसी क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पूरा करेंगे, पर आज जितना काम क्या है उतना बता देता हूँ। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ना वो कैसे होता है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ 5 1 2 3 4 5। हमें पता कैसे चलेगा ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 4 15 15 + 5 20। क्या ये 23 से डिवाइड होता है, नहीं होता, यानी ये नंबर भी नहीं होगा।
अब मैं लिख देता हूँ 729। अब देखना, हमें वैसे तो पता है ये क्या कहते हैं 27 का क्यूब, 27 का स्क्वायर है, पर उसको भूल जाइए, बस एक नंबर की तरह ट्रीट करिए। 7 + 2 9, 9 9 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। ये हो गया आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं आपको बताता हूँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब जैसे कि 9 है, यही सेम नंबर लीजिए 5 1 2 3 4 5, इसका सम क्या आया था 20। क्या 29 से डिवाइड होता है? नहीं होता, यानी ये नंबर भी नहीं होगा। 729, क्या ये इन डिजिट का सम ये 9 से डिवाइड होता है? होता है 2 पर, तो यानी कि नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 वाला जो डिवाइड होगा वो 3 के सम्स को करेगा, और 9 वाला जो होगा 9 के सम को करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसलिए अब यहाँ पुट करते हैं, यानी कि इसको काउंट कर लेते हैं। 6 2 7 x5 को, 6 2 8 8 7 15 15 और 5 कितना हो गया 20। देख रहे हो, एक मिसिंग है। एक मिसिंग ऐसा क्या नंबर डाले छोटे से छोटा जो 9 पर आता हो? 9 पर क्या आता है 20 के बाद? सीधा 27 आता है। मतलब 18 के बाद 27 आता है, और ये 20 है और ये 27 आता है। कितने का गैप है? 7 का, यानी सबसे छोटा नंबर होगा 7। इसका आंसर ये होगा। पर कई लोगों के मन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि 3 भी तो 9 को डिवाइड करता है, तो 24 3 को करता है, तो ये भी कर देगा यानी 9 को। नहीं, 9 कभी 24 को इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करता ना, तो इसलिए ये इसको भी नहीं करेगा, यानी कि 4 आंसर नहीं होता इसका। ठीक है, इसलिए 7 ही होता है, यानी 20 ऐसे होता है, 18 को करेगा, 27 को करेगा, 36 को करेगा, ऐसे करके 9 उसी नंबर को डिवाइड करता है जिनका सम उसके डिविजिबल में आता है, ना कि 3 के में आता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फेयर इज गिवन एज 1:4। द लार्जर स्फेयर इज मेल्टेड and 125 identical spheres are made out of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of the molten material. If the ratio of the volume of each of the 125 identical sphere equal to the volume of each of the 27 identical sphere is given as 1:m, what is the value of m? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। शायद एग्जाम में बच्चों को ऐसा लगेगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, पर मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, पहले नहीं करना चाहिए। मतलब आप जब 1 गो में अपना एग्ज़ाम करते हो तो इसको 1 गो में ना करें, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसको आप 2nd गो में कीजिए जब आपका एग्ज़ाम हो गया है, या मैथ्स का जो सेक्शन है वो हो गया है, और फिर आप इसको सोच सकते हैं कि आप इसको अटैम्प्ट करें। तो चलिए हम इसे अटैम्प्ट करते हैं। पहले सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है आपको, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था 4/3 πr³। तो देखते हैं, जो डायमीटर का ना रेशियो होता है वही इसके रेडियस का भी रेशियो होता है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ स्मॉलर स्फीयर का क्या होगा 4/3 πr³। आर की जगह क्या है 1 रखिए, 4π/3 आर की जगह हम 1 रख चुके हैं। और लार्जर का क्या है, लार्जर का 4/3 πr³। आर बड़े वाले का क्या है 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 64। 64 × 4 करेंगे तो ये आपका आएगा 256 π/3। अब वो क्या बोलता है कि ये जो बड़े बड़े स्फेयर है ना, हमने ना इनको 125 आइडेंटिकल में तोड़ दिया था, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स में तोड़ दिया था। तो हाँ, ये लार्जर वाले को 125 के उसमें हमने तोड़ दिया था। तो ठीक है, अगर ये बड़े की वैल्यू है और 125 हमने छोटे बनाए थे, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ रहे हो? एक बड़ी चीज़ को 125 में तोड़ा था और इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक की कितनी होगी, इस वाली वैल्यू को 125 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 256 πr³ को, या हाँ मतलब 256 πr³ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 125, तो याद आएगा 256 πr³/375। ठीक है, और स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा 4/3 था πr³
आप नीचे 27 से कीजिए, क्योंकि छोटे वाला कितने में तोड़ा था मैंने, 27 में। तो ये आपका हो जाएगा 4πr³ बाय 81। ये देख रहे हो, आपकी ईच वैल्यू आ गई, यानी कि जो 125 आइडेंटिकल क्यूब थे ना, उनमें से एक की वैल्यू ये थी, और जो 27 थे उनकी वैल्यू ये थी। अब वो क्या कहता है कि भाई उनकी वैल्यू ना 1:m है, पर अभी तो हमने क्या निकाला कि दिया हुआ है ना कि 125 वाले द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स एंड 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स की 1:m है। यानी कि जो 125 थे वो कितने थे, 256 बाई r³ बाई 375, और इसका रेशो यानी कि आप, मैं 2 मिनट ज़रा इसमें एक पेज ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो 120, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स थे और ये 27 आइडेंटिकल क्यूब्स थे, उनका रेशो ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लीजिए यहाँ पे 4πr³ बाई 81, और इसका रेशो क्या दिया, 1:m। तो चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं आराम से। तो 256 पाई, वैसे अगर हम यहाँ r ना लें तो भी चलेगा, क्योंकि इसका पाई भी ना ले तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों कट गए हैं। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। 375 81/4, और ये हमें दे रखा है 1:m। अब ये देखिए इस 4 से कटेगा 64 पर, ठीक है, ये कटा और ये शायद 9 पर जाएगा। 9 4 36, नहीं 9 पर नहीं जा रहा है, यानी 475 नहीं जा रहा है 9 पर। कोई बात नहीं, हम इसे करेंगे। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया 375, ठीक है, 375 आ गया है हमारे पास, और 375 ये गया 64 पर कटेगा। हाँ जी, कट गया 64 पर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 64 × 81। अभी जैसा हमने बताया था 80 + 1 कीजिए, 64, 48, 32, 5120 + 64, तो 4815, ये 375, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं अब इसे क्या कहते हैं, दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 4 से कर देता हूँ और इसे भी, या इसे ऐसे रहने दे देते हैं, हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 375 है, यानी 3 से जा रहा है, आप देख रहे हैं ना 3 से जा रहा है, तो 3 से काटे देते हैं इसको। ये आपका आएगा 1728/125, और 1/m हमें दिया हुआ था। अब आप देखिए m की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स कर दीजिए, 125/1728 = m, आपकी m की वैल्यू आ गई। दिख रहे हैं क्वेश्चन कितना लेंथी था सॉल्व करने में, कितनी कैलकुलेशंस थी इसके अंदर। और अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट में बता सकता है, मैं एक पूरा शॉर्ट्स इसी क्वेश्चन के ऊपर बनाकर अपलोड कर दूँगा, अगर कोई कमेंट करता है तो देखिए 125/1728, ये रहा सी ऑप्शन। बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। ये हमारे 18 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। If PQ and PR are two tangent to a circle with center O and angle QOR equals to 150, then angle QPR is equal to, आइए हमें क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्री से, तो पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ, फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए। वो कह रहा है एक पॉइंट P से 2 टेंजेंट खींची जाती है, यानी कि एक ये हमारी टेंजेंट हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई, और थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही से बनाते हैं, हाँ बेटर है, PQ एंड PR। अभी हमने इससे पिछली क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी कोई सर्कल को एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जाती हैं तो सेम होती हैं,
ये आपको शायद याद होगा अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो। पर चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विद सेंटर ओ, और जो कि सर्कल का सेंटर ओ है, वो कहता है एंगल क्यू ओ आर, यानी कि ये एक रेडियस हो गई, ये एक रेडियस ये हो गई, एंगल क्यू ओ आर 150 है। तो बताइए एंगल क्यू पी आर कितना होगा, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए बताता हूँ मैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है, या फिर आप फॉर्मूला भी मान लीजिए। जब आपको सेंटर का एंगल निकालना हो और जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट जा रही उनका एंगल निकालना हो, तो सिंपल फॉर्मूला होता है 180 माइनस एंगल जो कि सेंटर पे बन रहा है क्यू ओ आर, आपका आ जाएगा एंगल क्यू पी आर। 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर किसी को लॉजिक पता होता हो तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकता था। पर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, यानी कि एक कंडीशन और बनती है। इस क्वेश्चन से हटके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये सर्कल है, सेम कंडीशन होती है, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट उसको टच करती हैं। ये मान लीजिए पी क्यू आर, सेंटर ओ होता है। अब मैं आपको बोलूँ कि जो आपको ये वाला, यानी कि और अंदर दो कोड है क्यू आर और आर ए, ये एक दो कोड है। अब मैं आपको बोलूँ जो एंगल क्यू ए आर पर बन रहा है वो है 50। तो बताइए एंगल क्यू पी आर पर कितना बनेगा। तो इसके लिए क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम लगती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस दोनों ज्वाइंट हो जाएगी। आपको पता होगा अगर जब एक कॉर्ड से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्यू और आर पर, एक कॉर्ड की, एक कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के डबल होता है। अगर मान लीजिए ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। अगर ये 100 हो गया तो आप ये आराम से बता सकते हैं इस वाली थ्योरम की वजह से, यानी कि 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80। तो ये एंगल कितना हो गया, 80। बस ये एक और नई थ्योरम है, इसको आप याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। A man walking at the speed of 5 km per hour covers a certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance by a cycle in 2 hours 10 minutes, then the speed of cycle in kilometer per hour. तो जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का, उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। एक होता है डिस्टेंस का टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें पूछ रहा है कि स्पीड निकालनी है, द स्पीड ऑफ साइकिल इन किलोमीटर पर आवर। पर पहले हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि असलियत में चला कितने डिस्टेंस, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टाइम इनटू स्पीड। चलिए स्पीड हमें दे रखी है और टाइम भी दिया हुआ है, तो गिवन है, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कितने मिनट, 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। अब इसको ना आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए आपका बन जाएगा, ये आपका बनेगा 3 और ये 4, यानी कि 4 3 12, 12 3 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4 ये आ गया। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ये आपका आएगा 75/4। ठीक है, अब डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। और दूसरा टाइम हमें दे रखा है साइकिल वाला 2 आवर्स और 10 मिनट्स। अब सेम डिस्टेंस को अगर हम गिवन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी साइकिल की। बस इतना क्वेश्चन कहता है। चलिए अब इसको करते हैं। 2 आवर्स को और 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आवर्स में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 गया, 6 to 12, 12 प्लस 3 13/6। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं हम, रेसिप्रोकल करके 6/13। ये गया 3 पर, ये गया 2 पर, ये आपका आएगा 22/26। देखिए हम पहुँच तो गए आंसर तक, पर ऑप्शन के अनुसार नहीं पहुँचे हैं, तो इसको ऑप्शन तक लेके जाना है। तो हम इसे कट करते हैं पहले। कितने पर जाएगा ये, 7 पर कट के देखते हैं हम पहले। 7 42 182, 26 8 पर भी जा सकता है। 8 पर जाएगा तो कितने पर जाएगा, 2 8 16 और 42 0 8, हाँ 8 पर जाएगा। 8 से गया तो
208 बनेगा इसका। 208, 225 में से माइनस कीजिए 208, तो कितना बचा हमारे पास? 17 बचा। तो 17 लिख के बाई 26, 8 होल 17/26 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन में ही काउंट होगा। ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ सर्कल is 12 centimeter and 20 centimeter long and the radius of a circle is 5√13. What is the distance between the chord? ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है और इजी भी होता है। अगर आपको उसके अंदर पकड़े तो आप उसको एक ही गो में करके निकल जाएंगे, और जिसको नहीं आता वो बार बार एक्स मानेगा, कभी कुछ करेगा, पर आंसर नहीं निकाल पाएगा एग्ज़ाम के अंदर। और अगर आप प्रैक्टिस करते तो प्रैक्टिस में तो निकाल ही लेते, क्योंकि वहाँ पर टाइम की लिमिटेशन नहीं होती। एग्ज़ाम में टाइम की लिमिटेशन होती है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमारा सर्कल आ गया। वो कह रहा है कि सेंटर के ना सेम साइड बनती है। इसमें दो केस बनते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन सेम साइड वाला है, तो मान लेते हैं हम इसको ओ मान लेते हैं। अब सबको पता होगा कि जो कॉर्ड होती है ना, जो कॉर्ड होती है वो सबसे बड़ी होती है डायमीटर, यानी कि किसी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होगी डायमीटर। ठीक है, ये सबको पता होगा। और अगर मान लेते हैं अगर जो बड़ी कॉर्ड होगी ना वो सेंटर की उतनी ही पास होगी, छोटे वाली उससे कम होगी। ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। हर किसी को पता है सेंटर के पास वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड, ये हो गई 12 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड, और सेंटर पे एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए दोनों में, तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? उन्होंने क्या दे रखा है? रेडियस, यानी कि ये जो लेंथ है ये है 5√13 और ये वाली लेंथ भी है 5√13। अगर ये किसी को ना समझ में आए तो पॉइंट्स सेंटर से एंगल के सर्कमफ्रेंस पर जो लाइन होती है उसे रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो भी लाइन होती है उसे रेडियस बोलते हैं। यानी कि ये दोनों तो रेडियस हो गई। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 10 है और हाइपोटेन्यूज 5√13 है। तो निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए 5√13 का, 25 × 13, ये आपका हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 210 और 75, 5, 12 और ये 325, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर होता है 100 माइनस 100 के 225, यानी कि ये कितना बचा? ये बचा 15, ये आ गया 15। ठीक है, ये हिस्सा तो 15 बचा। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अब क्लियर हो जाए। ये हिस्सा तो 15 है। अब हमें ये वाला हिस्सा कैसे मिलेगा? ये वाला 0 से यहाँ तक 5.3 है ही, 13 है ही, और बेस 8 है। बस अभी हमने इसको निकाला था 5√13 को, 325, और इसको इसका स्क्वायर 64, माइनस कर दीजिए, -64, 261 इसका आ गया। और ये किसका होता है? 17 का। तो आप देख ही रहे होंगे पिक्चर कि कितनी क्लियर हो चुकी है। हमने कुछ भी एक्स नहीं माना, कुछ भी नहीं माना, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आप आंखों से देखोगे तो ज़्यादा दिखेगी। सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी 17 निकाली हमने पाइथागोरस से, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी निकाली हमने 15। तो उसने पूछा क्या है? इन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी। अगर मैं बताओ 17 में से 15 माइनस कर दूँ तो कॉर्ड की ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि पूरा 17 है और ये वाला 15 है। तो बचा कितना? ये वाला। इसको माइनस कर दो तो बचा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। देखा हमने बिना किसी एक्स माने हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा। बस इसके अंदर आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। किसी को ट्रिपलेट याद होते तो बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ तो जैसे 5√13 आ गया, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर ये ट्रिपलेट की फॉर्म में बन जाता ना तो इससे भी कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और इसमें एक केस और बनता है। मान लो ये सर्कल है, इसका जो सेंटर हो और उसके अपोजिट साइड, यानी 2 कॉर्ड ऐसे हो, और रेडियस तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, और ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो, यानी कि इन दोनों के बीच की, वो इससे भी आसान होता है। कभी अगर नेक्स्ट टेस्ट में आएगा तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 486, फाइंड द वॉल्यूम। अब सरफेस, ये बड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूँ। TSA ऑफ क्यूब होता है
6a²। ए यहाँ पर किसको डिनोट करता है? साइड को। और आप सबको पता ही होगा कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए क्यूब है तो इसकी वैल्यू होगी ए, ये सब इक्वल होगी। तो 6a² इसका फॉर्मूला होता है। तो 6a² होता है, तो TSF क्यूब दे रखा है 486 और 6a² से आया है, ट्राई हुआ है। तो चलिए कट करते हैं 6 से। 6 8 जा 48, 6 1 जा 681। ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके रूट में बदल जाएगा, √81, और ये बचेगा a, यानी कि ये हो गया a की वैल्यू 9, 9 9 जा 81, a आ गया 9। ये यहाँ तक हम पहुँचते। अब वो पूछता फाइंड द वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबको ही पता होना चाहिए। ए क्यूब बड़ा इजी होता है, ए क्यूब। मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। तो चलिए 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 9 का क्यूब होता है 729 ईजीली। ऑप्शन बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहता है ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट बी, ठीक है, एंड कोसेक A इक्वल्स टू 2√2, देन द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है पर मुश्किल भी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले एक ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं उसको बना लेता हूँ। वैसे आप इसको बिना फिगर के भी कर सकते हैं। अगर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है तो आपको फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे आपको समझाने के लिए फ़िगर की ज़रूरत पड़ेगी, और फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ भी आता है। अगर आप कंफ्यूज हो कभी भी किसी भी ऐसे क्वेश्चन में तो फिगर बना लीजिए, बहुत आसानी से जल्दी अपने क्वेश्चन तक पहुँच पाएंगे। कोसेक ए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, साइन, कॉस और टैन। इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक होती है याद करने की। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और क्या कहते हैं कोसेक, सेक और कॉट, इनका रिवर्स होता है h/p, h/b, b/p। ये तो 9th क्लास की अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ से सीख सकता है इसे, ये कैसे निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कोसेक ए जो है, यानी कि एंगल यहाँ बनेगा, कोसेक ए ये होगा, वो है 2√2। ये क्या होता है? h/p, यानी कि जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है। तो h की वैल्यू क्या है? 2√2। और अगर हम इसको इस एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये वाला, तो ये होगा 1। अब अपना पाइथागोरस लगा दीजिए। पहले 2√2 का स्क्वायर कीजिए, फिर -1 का स्क्वायर कीजिए, और फिर अपना आपका आ जाएगा ये वाला पोर्शन। तो उसका स्क्वायर होगा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 - 1 7, √7। ये आपका आ गया √7। ये समझ में आया? नहीं तो दोबारा समझाता हूँ। 4 × 2 स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा ऐसे, ठीक है। और ये बचा 8 - 7 x², √7, यहाँ से स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x, तो यानी कि ये आ गया √7। अब वो पूछता है साइन ए। अगर हम इस एंगल से इस तरह देखेंगे साइन ए से, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हुआ? 1/2√2। अब है साइन सी से अगर हम यहाँ देखेंगे तो नहीं, कॉस सी, अगर कॉस सी से यहाँ देखें तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, यानी कि 1/2√2। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉस ए। अगर कॉस ए से यहाँ देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या बचेगा? √7/2√2। साइन सी, अगर साइन सी से यहाँ देखें परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? √7/हाइपोटेन्यूज 2√2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 और इंटू, देखिए जब √2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जाता है, यानी कि ये दोनों को 2 बन गए,
और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, 4 2 ज़ा 8 यानी 1/8। अब रूट सेवन से जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 बन जाएगा, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं इन दोनों को, तो ए और ये 7। तो ये क्या बचा, अगर बेस सेम है तो बेस को लिखिए और ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए 1, 8/8 1 ही इसका आंसर है। ऑप्शन सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। मोहन गेट 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, यानी कि मोहन पहले साल में 12% की वृद्धि देखता है अपने सेल्स में, एंड 15% इन सेकेंड ईयर, यानी कि पहले साल तो उसको 12% का इंक्रीज़ हुआ, फिर 15% का इंक्रीज़ हुआ। अब वो बोल रहा है वट दैट इज़ प्रेजेंट सेल इज़ 1,28,800, वट वॉज हिज सेल्स 2 years अगो। अब वो क्या कहता है, मान लीजिए पहले किसी की सेल्स 12% बढ़ी, यानी कि 100 से 112 हो गई, फिर अगले साल ही 15% बढ़ी, यानी 100 से 115 हो गई। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 12 यहाँ क्यों आ रहा है, 15 क्यों आ रहा है, क्योंकि 100 का परसेंट 12 ही होता है, और वो प्लस हो जाता है 112 और 115। ठीक है, अब इसको मैं तो कहता हूँ ऐसे ही लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि 10,000 और ये आपका बनेगा। अब देखिए मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बड़ी कैलकुलेशन भी सिखा सकूँ। इसको स्प्लिट कीजिए, 100, 10 और 2, देख रहे हो स्प्लिट हो गया ना। अब इसको 115 से डिवाइड कीजिए, सिंपल 2 0 लगा दीजिए, 1 0 लगा दीजिए, और ये आपका बनेगा 230, अगर 0 8 5 1 2 8 2 1। अब आप ये देख रहे होंगे कि कितना इजी हो चुका है हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और कैलकुलेशन भी। वो कह रहा है कि प्रेजेंट सेल यानी अब की सेल 1,28,800 है, तो 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल पहले कितनी होगी। अभी की सेल हमारी कितनी है 12,880, उनकी कितनी है 1,08,80 1,28,800। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर, अगर मैं यहाँ 1 0 और लिख दूँ तो ये बराबर हो जाएगा, तो यानी कि कितना गुना हो रहा है 10 पर 10 हो रहा है। अगर मैं इसको इंटू 10 कर दूँ तो यही बन जाएगा, और इसको भी 10 कर दूँ तो रियल वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमारी क्या कहते हैं इमेजिनरी वैल्यू थी। अब इमेजिनरी वैल्यू को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रियल वैल्यू के करीब आ रहा है। तो ऐसे अगर मैं 2 साल पुरानी इमेजिनरी वैल्यू को भी 10 से इंटू कर दूंगा तो वो भी रियल के करीब आ जाएगा, यानी कि 1,00,000। सिंपली क्वेश्चन आपका सॉल्व, ऑप्शन डी। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि एक ग्राफ क्वेश्चन है। वो कहता है द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। द स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन बिसाइड सब्जेक्ट। वट आर दी मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन बाय मोहन। वो कह रहे हैं मोहन के मार्क्स कितने हैं ओवरऑल। ये तो हमें पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, पहले इन सब का टोटल कर लीजिए। ये कितना बनेगा आपका 300 प्लस 300 600 प्लस 100 700 800 और ये 200, यानी कि ये 1000 मार्क्स का था। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 80 प्लस 60 140 प्लस 70 210 प्लस 95 305 प्लस 80 385, यानी कि ये आपको शायद परसेंटेज में दे, हाँ मुझसे गलती हो गई, परसेंटेज में दिया हुआ है। यानी कि 300 का 80% कितना होता है 210 240 सॉरी, ऐसे 300 का 60%, 180, 100 का 70% 70, 100 का 95% 95, 200 का 80% 160। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट कैसे करा। अगर देखो 100 का 80% क्या होता है 80, और इसको अगर मैं डबल कर दूँ 200 बन जाएगा, ये 160 बन जाएगा। तो सिंपली बस वही करा है मैंने, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दिमाग से कीजिए डबल। मैथ्स देखिए, अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो ये भी डबल हो जाएगा, तो वो 60% अपने आप ही 80% अपने आप ही बन जाएगा। अब इनको प्लस कीजिए, 240 प्लस 180 420 प्लस 70 490 95 585 और 160 745
ये है इसका टोटल क्या कहते हैं करेक्ट मार्क्स, यानी कि आप बोल सकते हैं जो उसके नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं, 1000 में से। तो परसेंट निकाल लीजिए कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं। ये आपका हो गया इंटू 100, ये परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दीजिए। 2 से 2 ज़ीरो कटा, 1 ज़ीरो को काट के यहाँ पॉइंट लगा दिया। 74.5% मोहन के मार्क्स आए हैं, और जो कि सी इसका आंसर है। तो चलिए आज का हमने अपने सेट कंप्लीट करा। आपको कैसा लगा ये सेट का सॉल्यूशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है CHSL का, उनकी हेल्प होगी। अगर किसी को मेरा सॉल्यूशन भी नहीं अच्छा लगता है या समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, लगाइए और आंसर मैच कीजिए। क्या पता मेरा सॉल्यूशन करने का तरीका अलग हो, आपका अलग हो। एग्ज़ाम के अंदर आप जितने ज़्यादा तरीक़ों के साथ बैठोगे ना, उतना अच्छी तरीके से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर पाओगे। रिजिड सोच के साथ कभी एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहिए। तो आप अपनी राय मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में देते रहिए, और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।